जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 24 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए बी है, भारतीय ईसाइयों के लिए सी, एंग्लो इंडियंस के लिए और डी है, अछूतों के लिए। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अछूतों के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न की मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन की वैदिक साहित्य का विश्वास है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उपनिषद, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कल्पसूत्र का लेखक कौन था। सीमुख, पाणिनि, भद्रबाहु और पतंजलि। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। कल्पसूत्र का लेखक कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भद्रबाहु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। सम्राट अशोक, हर्ष, पुलकेशियन द्वितीय और खारवेल। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, खारवेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। खारवेल कहाँ का शासक था। तो कलिंग का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में सातवाहनों के उत्तराधिकारी कौन था। अभीर था, कदम्ब था। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी है इक्ष्वाकु और डी है वाकाटक। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इक्ष्वाकु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ताजुद्दीन एल्दोज, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मोहम्मद गौरी जब 1206 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, तो मोहम्मद गौरी का 3 सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, एक ताजुद्दीन एल्दोज थे और नसरुद्दीन कुबाचा थे। ये अपने में संघर्ष करने लगे कि हम शासक बनेंगे, हम शासक बनेंगे। तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ पंजाब के लिए संघर्ष कौन किए थे। तो ताजुद्दीन एल्दोज। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विजयनगर। तो विजयनगर सम्राट का संस्थापक किसे माना जाता है। तो हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए। कब किए। तो 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा। और अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश इसका नाम रखे थे। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1565 ईस्वी हम्पी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, वेंकट द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न की भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किससे माना जाता है। शंकराचार्य को, निम्बाकाचार्य को, रामानुजाचार्य को और माधवाचार्य को। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, निम्बाकाचार्य, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत छोड़ो
प्रस्ताव का समर्थन किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है राजेंद्र प्रसाद। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद संभाला था? अब्दुल रहीम, जेबी मालवंकर, अनंत सैनम अयंगर और विठल भाई पटेल। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जेबी मालवंकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और राजगोपालाचारी ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि मुल्ला मुट्ठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सूरत, अहमदाबाद, नागपुर और पुणे। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुल्ला मुट्ठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पुणे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रारूप का अपरदन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अवनलिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव का, मकर रेखा का, कर्क रेखा का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान किसका है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 21 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 18 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? पटसन, चाय, धान और कपास। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी का महत्वपूर्ण फसल है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं धान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि कौन सा श्रेणी यमुना और सोना के मध्य कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मैकल और मुकुंदवारा। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कैमूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में और पास्कल। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिएक्टर स्केल के पैमाने पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन के कारण विभ्रंश घाटी है? दामोदर, महानदी, सोन और यमुना। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न के सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दामोदर नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिया गया है तो दूसरी तरफ राज्य दिया है, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है इसका मिलान करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसका टिक आउट करना है। चांगला, जम्मू कश्मीर, रोहतांग,
हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और सेल्ला उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेल्ला उत्तराखंड ये बिल्कुल गलत है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर चंगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पौने प्रवाहित होती है। उत्तरी सागर, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर और कोरल सागर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, हिंद महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता और भारत सरकार के मुख्य सचिव। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उत्प्रेषण लेख, परामर्श, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, परमादेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। इसके बाद फजल अली आयोग के तहत 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर 14 राज्यों को गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26वां प्रश्न की केंद्र और राज्य संबंध किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 8वीं अनुसूची, सी है 6वीं और डी है 9वीं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो केंद्र और राज्यों के बीच का जो अनुसूची है, संबंध है, ये किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में। 3 सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये 3 सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां प्रश्न आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को और 23 मार्च को। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न की आंतरिक सुरक्षा एकेडमी अवस्थित है। माउंट आबू में, नासिक में, हैदराबाद में और पुणे में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी अवस्थित है तो ये माउंट आबू में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी ऊर्जा के क्षेत्र में, भौतिक और अधोसंरचना के लिए, कृषि और सिंचाई के लिए और शिक्षा के लिए। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था वो 2012 से लेकर 2017 ईस्वी सन तक था, लेकिन इसके बीच में ही इसको स्थगित कर दिया गया था क्योंकि पंचवर्षीय योजना की जगह पर नीति आयोग आ गया था 2015 में। तो इसमें ज़्यादा जो राशि आवंटन किया गया था वो किस क्षेत्र के लिए किया गया था। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है। इसका चारों ऑप्शन बारी बारी से पढ़ लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है। तो देखिए, जो आदेशात्मक योजना में आदेश सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने के लिए केवल एक साधन माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न की काली मृदा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक अवैध मुद्रा,
सॉरी यहाँ पर काली मुद्रा है, सॉरी काली मुद्रा क्या होता है, तो एक अवैध मुद्रा, एक जाली मुद्रा, एक खराब मुद्रा और एक यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जा गया है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो काली मुद्रा होता है यह एक अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, डॉक्टर बिमल जालान को और डी है पी चिदम्बरम को। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया। 1991 में, 1976 में, 1957 में और 1948 में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1957, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वाणिज्य बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम कर दिया जाएगा तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तब उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा। आधी हो जाएगी, समान रहेगी, दुगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब लोलक घड़ी की लंबाई को यहाँ पर चौगुनी कर दी जाती है तो उसके समय अवधि पर क्या परिवर्तन होगा। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दुगुनी हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि अधिकांशतः कीट किस प्रकार का सांस लेते हैं। जो कीट होते हैं वो किस प्रकार के सांस लेते हैं। त्वचा के द्वारा, गलफरों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ों के द्वारा और ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो अधिकांश कीट होते हैं वो ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा श्वास क्रिया करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके और अणुओं को दोलित कर। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तंतु को गर्म करके, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है पौधों के वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हेलियोट्रॉपिज्म में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है। एसिटिक अम्ल के लिए, मेथेनोइक अम्ल के लिए, साइट्रिक अम्ल के लिए, ऑक्जेलिक अम्ल के लिए। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव पोषण के लिए टमाटर किसका बहुल स्रोत है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इनमें से कौन सा पौधा है जो कि परजीवी है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडर वर्ट और सूरजमुखी। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अमरबेल, जो कि परजीवी होता है। आप देखे होंगे जब किसी पेड़ पर इसका लतर फेंक दिया जाता है तो उसी पर वो पनपने लगता है, उसी पर बढ़ने लगता है। इसका कोई जड़ नहीं होता है, बस उसी से अपना ये भोजन प्राप्त करने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, प्रस्रव्य तरंगों के बराबर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है वो किसके बराबर होती है। 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं,
प्रकाश के बराबर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, बी है सफ़ेद मूली, सी है सनाए और डी है रतन जोत। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं रतन जोत बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मछली किस अंग के माध्यम से सांस लेती है। नासिका के, फुसफुस के, गलफरों के और फिन के। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो मछली होती है वो किसके माध्यम से सांस लेती है, तो गलफरों के माध्यम से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। चालन, संवहन, विकिरण और विकिरण और संवहन। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी धातुएं होती है या ठोस पदार्थ होता है उसमें जो ऊष्मा का चलन होता है वो चालन माध्यम से होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जो द्रव होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसमें संवहन होती है और विकिरण के माध्यम से प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है किस माध्यम से, तो विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि यह विद्युत अपघट्य का स्तर कम हो जाए, यानी यदि विद्युत अपघट्य का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए। अम्ल, तेल, नल का पानी और आश्रित जल। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आश्रित जल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विद्युत मोटर बिल्कुल ही सही जवाब है। विद्युत मोटर होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और जो डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है। रोम में, लंदन में, लुसाने में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ अवस्थित है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लुसाने बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 48 नंबर कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दिल्ली में बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे 8 मार्च को बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ है जनजाति और दूसरी तरफ है राज्य। कौन सा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, कौन सा सही मिलान है उसको अलग रखना है, जिसका मिलान गलत है उसको टिक आउट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है, जौनसारी उत्तराखंड में, मीरा राजस्थान में, लेप्चा और अरुणाचल प्रदेश यह की गलत है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।